तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आज क्या डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल पेमेंट बैंक, जैसे मैंने आपको एक बैंकिंग स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, जिसमें शेड्यूल बैंक्स के अंडर आपको मैंने कमर्शियल बैंक्स पढ़ाए थे, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया था पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स में। तो प्राइवेट बैंक के अंडर ही आपका आता है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल पेमेंट बैंक। तो मैं आज इसको आपको इलेबरेट करने जा रही हूँ, स्मॉल पेमेंट बैंक एंड पेमेंट बैंक की सारी डिटेल्स, जो कि अपकमिंग बैंक्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेमेंट बैंक या फिर स्मॉल पेमेंट बैंक्स बनाया क्यों गया, इनकी नीड क्या थी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बैंक्स आज एट प्रेजेंट हमारे जो लाइफस्टाइल चल रही हो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हमें शॉपिंग करनी हो तो हम अपने डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, राइट। देन हमें डिपॉजिट, अपना पैसा सेफ रखना हो तो बैंक में हम अपना मनी डिपॉजिट कर देते हैं। देन हमें लोन चाहिए होता है तो लोन भी मिल जाता है। तो लेट्स सपोज़ मैं एक वर्किंग वीमेन हूँ, ठीक है, मैं कहीं जॉब करती हूँ, मेरी ऑब्वियसली ऑफिस टाइमिंग होगी 5 to 10 PM, सॉरी 10 to 5 PM, 10 AM to 5 PM। अब बैंक्स की टाइमिंग क्या होती है, बैंक्स की टाइमिंग भी यही होती है। अब मुझे बैंक में अकाउंट ओपन कराना है या फिर कोई भी मुझे बैंक से इम्पोर्टेंट काम है, तो फिर मैं क्या करूं, जब तक मैं ऑफिस जाऊंगी या फिर ऑफिस से आऊंगी तब तक में बैंक तो बंद हो जाएगा, ठीक है, बैंक तो फिर ओपन नहीं रहेगा मेरे लिए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये एनालाइज़ किया गया कि ऐसे एक बैंक होनी चाहिए जो कि 24/7 कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो। देन सेकेंड थिंग, बैंक्स तो आपको पता है कि लोकेशन पे ब्रांचेस होती हैं बैंक्स की, लेकिन बैंक्स को दुकान दुकान, नुक्कड़ नुक्कड़ पहुंचाने के लिए अब आप नॉर्मल किसी किराना शॉप भी जाते हो तो आप देखोगे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का वहाँ पे एक बोर्ड दिख जाएगा। तो ये क्या है, नुक्कड़ नुक्कड़ दुकान दुकान तक बैंक्स के कॉन्सेप्ट को पहुँचाना चाहती थी हमारी गवर्नमेंट। साथ में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनका पॉपुलेशन कम होता है, राइट। इतना नहीं होता है कि एक बड़े बैंक्स जैसे SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक ये अपनी ब्रांचेस वहाँ पे सेटअप कर सके, क्योंकि कोई भी ब्रांच सेटअप करने पे आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। वहाँ पे आप मतलब आपको एक प्लेस चाहिए होगा, उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन जो भी वहाँ पे वर्कर्स रहेंगे, एम्प्लॉयज़, उनका सैलरी हो गया, तो सब चीज़ मिला के देखा जाए तो सेटअप कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली वहाँ से रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। वहाँ पे इतने सारे लोग ही नहीं आएंगे जो कि बैंक में अकाउंट्स ओपन कराएं या फिर बैंक फैसिलिटीज़ लें, लोन वगैरह, जिससे कि बैंक्स को प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम पॉपुलेशन वाली जगहों पे भी बैंक्स फैसिलिटी बैंकिंग पहुंचाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ऐसे बैंक्स होने चाहिए जो कि आपको एक तो 24/7 अवेलेबल हों, देन वो काफ़ी पूरे इंडिया में स्प्रेड हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड पेमेंट बैंक्स बनाए गए, ओके। तो ये मेन पर्पस था। अब ये कंसेप्ट आपका आया 2014 में। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI सबने एनालाइज किया और ये कंसेप्ट आया कि ऐसे बैंक्स होने चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर थॉट आता है तो उसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाती है। तो एक कमेटी भी बनाई गई जिसके द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेटीएम बैंक्स बनाए गए, पेमेंट बैंक्स बनाए गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका नेम है उषा थोराट कमेटी, एंड पेमेंट बैंक्स के लिए कमेटी बनाई गई नचिकेत मोर। एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो इंडिया में
जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो टोटल हैं 12 एंड पेमेंट बैंक्स आपके 6 हैं एट प्रेजेंट। तो चलिए आप स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स की सारी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जिससे मैं इजीली आपको सारी डिटेल्स समझा सकूं और आपके लिए भी इजी हो जाएगा सारी डिटेल समझना। प्लस इन केस अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी सिंपल वीडियो को देखते हुए बना सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इस पेज का ले सकते हैं जिससे कि ये सारी डिटेल्स एक सिंपल इमेज में आपके पास मिल जाएं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्मॉल बैंक्स, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेमेंट बैंक्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट तो आपका आया इन बैंक्स को बनाने का 2014 में आरबीआई ने ये कंसेप्ट लाए। देन स्मॉल बैंक्स बनाने के लिए जो कमेटी बनाए गए उसका नाम है उषा थरोट कमेटी एंड पेमेंट बैंक्स बनाने के लिए जो कमेटी बनाए गए उसका नाम है उनका नेम है नचिकेत मोर कमेटी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे कि जनरली आपने मूवी भी देखी होगी दिल मांगे मोर, तो मैंने इसको ऐसे ही लर्न किया था। पेमेंट मांगे मोर, पेमेंट कितनी भी मिल जाती है हमें कम ही लगती है, राइट। ये आपकी सैलरी होगी लेट सपोज 50,000 60,000 जितनी भी रहेगी आपको कम ही लगेगी, आपको और चाहिए होगी, तो पेमेंट ऑलवेज मांगे मोर। तो इस तरह आप लर्न कर सकते हैं। साथ में ऐसे भी स्मॉल बैंक्स मतलब स्मॉल छोटा, तो इसको ऑपोजिट उषा थरोट कमेटी, मतलब जो कमेटी नेम से बड़ी होगी उसको आप टिक कर देना, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके पास। वैसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली इसे मेमोराइज कर सकते हो। ओके देन सबसे पहले तो बात की जाए आपको अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है तो इसमें आपके पास मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। पहले ये कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल थी वो 200 करोड़ थी, लेकिन अब गवर्नमेंट आरबीआई ने इसे बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया है। तो मिनिमम आपके पास 3 करोड़ रुपीज़ होने चाहिए कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए। आप मान लीजिए मेरे पास हैं 300 करोड़ रुपीज़ हैं, लेकिन क्या मैं ये बैंक बना सकती हूँ? मेरा मन है तो क्या अभी मैं अब कोई बिल्डिंग में स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पास 10 इयर्स के एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फिनेंसिंग में। माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसीज, लोकल एरिया बैंक्स, किसी भी फाइनेंस फील्ड में मेरे पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये एक मैंडेट कंडीशन है कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए, तो ये आपको लर्न रखना है। साथ में जैसे ही मैं अपना बैंक बना रही हूँ, लेट सपोज मेरे पास 300 करोड़ का कैपिटल भी है प्लस मेरे पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक बना लिया। तो इसके साथ एक कंडीशन आरबीआई और लिस्ट करता है कि जैसे ही मेरा बैंक बनता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है, तो उसके बाद मुझे विदिन 8 इयर्स अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक को शेयर मार्केट में रजिस्टर करना होगा। ये मैंडेट है। इसके पीछे पर्पस ये है कि कोई भी अगर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसमें पब्लिक ट्रस्ट ज़्यादा होता है, पब्लिक उसके शेयर्स परचेज कर सकती है, तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट पब्लिक कर सकती है, तो ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है। तो इस पर्पस से ये कंडीशन ऐड की गई है, ठीक है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये किस तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। तो ये हर तरह के, चाहे टर्म डिपॉजिट की बात हो या फिर डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस देखें इस चैनल की, एस्पिरेंट हब की। तो ये सारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, चाहे आप करेंट अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट्स की बात करें, एफडी की बात करें, आरडी की बात करें, ये सब एक्सेप्ट करता है। साथ में ये आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। अब लोन्स की बात किया जाए, यहाँ मैंने अलग से लोन्स की सारी डिटेल्स क्यों दी है, क्योंकि आपको लर्न करके रखना है। लेट सपोज स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने 300 करोड़ से बना दिया, ठीक है, कैपिटल लगा के। अच्छा, लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं मेरे बैंक में, और मेरे पास टोटल जो लोन है, लोन टारगेट है मेरा 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 50 करोड़ एंड 50 करोड़। इसे 50%, जो इसका 50% रहेगा उसे मैं, अब देखिए जैसे कि सारे बैंक्स का अल्टीमेट प्रॉफिट पर्पस होता है प्रॉफिट,
लेट सपोज मेरे पास 2 बंदे आए, 2 पर्सन आए, एक है अंबानी जी, एक है रामू काका। रामू काका फार्मर हैं, रामू काका को लोन चाहिए, ठीक है, किसी भी अमाउंट का, और अंबानी जी की लोन चाहिए। तो मेरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली अंबानी जी रहेंगे, क्योंकि बीइंग बैंक ओनर मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मेरी बैंक का प्रॉफिट हो। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए आरबीआई ने ये कंडीशंस दी हैं आपको, तो जिससे कि रामू काका जो फार्मर हैं उनको भी लोन मिल सके एंड जो बिजनेसमैन हैं उनको भी लोन मिल सके। तो आरबीआई ने कैपिंग्स अलॉट की है कि किसी भी एक सिंगल बोरोवर को आप 50% जो आपका अमाउंट रहेगा उसमें 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ओके, तो मैं 50% का, लेट सपोज अंबानी जी मुझसे पूरा 50 करोड़ मांग रहे थे। पहले तो मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट था, अंबानी जी कहते हैं मुझे 1 ईयर के लिए 50 करोड़ दे दो आप, मेरे से आप 10% का इंटरेस्ट ले लेना। आई वॉज ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है अंबानी जी आप ले जाओ मेरे 50 करोड़ रुपए, मेरे को इंटरेस्ट 1 साल के बाद तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ 10% ही अंबानी जी को दे सकती हूँ। फिर बैंक्स भी, अब मैं भी कम चालाक नहीं हूँ ऑब्वियसली, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं 10% अंबानी जी को चाहिए तो 50 करोड़, तो मैं उनको 5 करोड़ कर करके कुछ ऐसा करती हूँ, अंबानी जी का एक ग्रुप बनाती हूँ, उनका एक बिजनेस ग्रुप जिसमें अंबानी जी भी हैं, उनके भैया भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, इन सब लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई। मैंने सबको 5 करोड़ मतलब 10% सबको अलॉट कर दिया उस कंपनी के नेम पे, ग्रुप के नेम पे। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस तो पूरा हो गया, अंबानी जी को पूरे 50 करोड़ मिल गए 1 ईयर के लिए और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें भी आरबीआई ने कहा चलो बेटा तुम बहुत चालाकी दिखा रहे हो, अब ऐसा करते हैं कोई भी ग्रुप को आप 15% से ज़्यादा अमाउंट बोरो, कोई भी ग्रुप आपसे 50% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकता। तो इस रीज़न की वजह से ये कैपिंग्स लगी हैं, तो ये आपको लर्न करके रखना है। साथ में जो 50% मैंने अलग रखा था, आरबीआई ने कहा ठीक है अब तुमको इसमें सिर्फ 10% देना है, 15% जितना भी देना है तो वो तुम पे डिपेंड करता है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन किस पर बोरोवर आप 25 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, जो भी अमाउंट आप दोगे लोन में वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। जो भी लोन का अमाउंट रहेगा उसे 2 पार्ट्स में 50-50% में डिवाइड किया जाएगा। देन जो 50% रहेगा उस पर तो कैपिंग रहेगा, 10% सिंगल बोरोवर, 15% ग्रुप बोरोवर्स के लिए, प्लस जो एडिशनल 50% था आपका रेस्ट अमाउंट था उसमें भी आप कितने भी परसेंटेज बोरोवर को दे सकते हो, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप सबका क्लियर हो गया। देन प्रोमोटर शेयर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रोमोटर क्या होता है? सबसे पहले प्रोमोटर, लेट सपोज मैंने ही अभी आपको बताया कि मैं अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने जा रही हूँ, मेरे पास 300 करोड़ कैपिटल है। अभी कैपिटल कैसे है? इस कैपिटल में 40% मेरा है, ये मैं हूँ, इसमें 10% मेरे एक फ्रेंड का है, देन 20% दूसरे फ्रेंड का है, 20% दूसरे फ्रेंड का, देन 10% फिर से दूसरे फ्रेंड का है। तो मेरा सबसे ज़्यादा कैपिटल है, मैं प्रमोटर हूँ इसकी। बाकी फ्रेंड्स को मैं नेम दे देती हूँ, ABCDE, बाकी फ्रेंड्स को मैंने नेम दे दिया। तो मैं इसमें कंसेप्ट भी मेरा था, आइडिया मेरा था कि ठीक है एक बैंक बनाती हूँ, प्लस मेरे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी था, इसलिए आरबीआई ने कहा चलो भाई तुम इस कंपनी की प्रमोटर हो, तुम इस स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर हो। देन क्या हुआ, मेरा बिजनेस रन कर रहा है, 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या लगा कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास टाटा जी आए इस पर, ओके, टाटा जी आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो तुम अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना मेरे को बेच दो। मैंने कहा ओके ठीक है आप ले लीजिए इसके शेयर्स, और उन्होंने बदले में मुझे दे दिया कुछ अमाउंट अच्छा खासा।
मैं चली गई, फिर उन्होंने ऐसे करके फिर चाहे तो वो किसी और को हैंड ओवर कर दें, वो किसी और को, थर्ड पार्टी, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसमें पिसेगा कौन? पब्लिक, जिसका पैसा इस बैंक में जमा होगा, या फिर लोन के लिए जो फार्मर्स या फिर जो भी मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहेंगे, मेन प्रॉब्लम उनको होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आरबीआई ने ये रूल बनाया है, जो भी प्रमोटर होगा उसको 5 ईयर्स तक अपना शेयर एटलीस्ट 40% मेंटेन करके ही रखना है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो मैं जब टाटा जी मेरे पास आए, अभी 2 साल ही हुआ था मेरे बैंक को बने, मैं टाटा जी को मना कर दूंगी कि टाटा जी, टाटा आपको बाय बाय, मैं आपको अपना शेयर नहीं बेच सकती हूँ, वरना आरबीआई जो पापा हैं वो मुझे मारेंगे डंडा। देन 5 ईयर्स के बाद टाटा जी फिर आए कि अब तो 5 ईयर्स हो गए हैं, अब तो तुम दे दो अपने शेयर्स मुझे। तो फिर से आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं, अभी आप ऐसा कर सकते हो, चलो 10% आप टाटा जी को दे दो, लेकिन 10 के बाद आपको 30% तो खुद मेंटेन करके रखना है। टाटा जी फिर से टाटा करके चले गए। देन 10 ईयर्स बाद टाटा जी फिर आए मेरे पास, कहते हैं कि अरे अब तो शेयर दे दो मुझे पूरे 40%। अभी भी मैं प्रमोटर थी, मैंने बोल दिया नहीं, आरबीआई पापा जी ने तो बोला है कि नहीं, अभी 2 साल तक तुम्हें और 26% मेंटेन करके रखना है। फिर ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा 15 ईयर्स तक मुझे। देन नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है, 12 ईयर्स के बाद मुझे 15% मेंटेन करना है। तो इस तरह प्रमोटर शेयर्स, आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजिली वर्ड्स में आपको ये समझाया है। और फिर से मैं कहती हूँ, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। देन बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस की। ऑब्वियसली ये बैंक्स पब्लिक के प्रॉफिट के लिए ही बनाए गए हैं। इनका मेन पर्पस ही यही है कि लोगों तक, जनता तक, घर घर तक बैंकिंग पहुंच सके। इसलिए जो भी ब्रांचेस बनेंगी, लेट सपोज आप 100 ब्रांच बना रहे हो एक ईयर में, तो 25% उनका अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में बनना चाहिए, ठीक है। बाकी 75% आपको जहाँ पे भी बनाना हो, आपको शहर में बनाना हो, कहीं पे भी बनाना हो, आप बनाइए, अपने घर पे बनाइए। लेकिन जो 25% है वो इनिशियल 3 ईयर्स के लिए आपको अनबैंक्ड, ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे अब तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँची हैं, आपको वहाँ पे बनाना चाहिए। ये आरबीआई का रूल है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। देन अब लोन की, लेंडिंग्स की बात हो, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था कि अंबानी जी आते हैं 50 करोड़ मांगते हैं, तो आई वॉज रेडी कि ठीक है अंबानी जी आप ले लीजिए पैसे, क्योंकि मुझे अच्छा खासा उसमें इंटरेस्ट मिल रहा था। अब इन बैंक्स को बनाने का मेन मोटिव क्या है कि इन बैंक्स से लोगों का प्रॉफिट हो, बैंक्स का प्रॉफिट हो, लेकिन प्रायोरिटी तो लोग ही हैं, राइट। तो आरबीआई ने ऐसा रूल बनाया है कि जो जितना भी आपका एएनबीसी है, एएनबीसी का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट्स, अब ये क्या भला होती है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट? मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपका लोन टारगेट रहता है उसे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट्स कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। एक साल में जो भी आपका लोन टारगेट होता है उसका 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं आप सबको पता है, किसी भी कंट्री का प्रायोरिटी सेक्टर होता है सबसे पहले एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, तो ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं। आप चाहेंगे तो मैं प्रायोरिटी सेक्टर्स का एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना रहेगा। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को जितने भी क्रेडिट वो लोन देना है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। देन इसके बाद बात की जाए तो जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आप अप्लाई करते हो अपनी 300 करोड़ कैपिटल्स के साथ, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो सबसे पहले आपको 18 मंथ्स के लिए ही आरबीआई लाइसेंस देती है। 18 मंथ्स के बाद अगर आप सारे जो भी आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं आप उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वो आपका परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। अदरवाइज़ ये 18 मंथ्स के बाद आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
देन अगर बात की जाए इंडिया में फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो कैपिटल फाइनेंस बैंक इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जो कि जालंधर पंजाब में बनाया गया था। देन अगर बात की जाए कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हाँ, यस, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको NOFSC, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो कि एक बार SBI PO एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो इसे आप प्लीज़ लर्न कर लेना। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एक ओपन करनी रहती है, उसके अंडर ही ये फिर मतलब एक सेपरेट कंपनी ओपन करना रहेगा, सेपरेट बैंक ओपन करना रहेगा, आप ऐसा समझ सकते हो, जो कि आपका लेंडिंग का काम नहीं करेगा, जिसमें लोन्स आप नहीं दे सकते हो, बस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरह करके आप कन्वर्ट बिल्कुल हो सकते हो पेमेंट बैंक्स में। तो इस तरह मैंने आपको पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक कवर करा दिया है। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अब चलिए पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक उषा थरोट कमेटी के द्वारा बनाया गया है, उसी तरह पेमेंट बैंक्स का जो कंसेप्ट है ये आया नचिकेत मोर जी के द्वारा, नचिकेत मोर कमेटी, इसे आपको लर्न करके रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए आपको जो मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है वो होती है 300 करोड़, लेकिन पेमेंट बैंक्स के लिए आपको चाहिए 100 करोड़। सिर्फ आप पेमेंट बैंक बना सकते हो 100 करोड़ में, प्लस इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डिपॉजिट इसमें लोन नहीं मिलता है आपको, पेमेंट बैंक्स में लोन नहीं रहेगा, सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें डिपॉजिट भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में बात की जाए तो आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये तो आपका अवेलेबल है फैसिलिटी, लेकिन टर्म डिपॉजिट, FD, RD, ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी आपका पेमेंट बैंक्स पे नहीं मिलती है आपको, ठीक है। इसलिए ये आपको लर्न करके रखना है। डिपॉजिट में भी कैपिंग है कि आप 2 लाख पर कस्टमर, मैक्सिमम 2 लाख पर कस्टमर डिपॉजिट कर सकते हैं इन अ ईयर अपने पेमेंट बैंक में। देन FDI की लिमिट, FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम 74 तक % इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसी तरह पेमेंट बैंक्स में भी सेम लिमिटेशन होती है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो सिंपल है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। देन अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट बैंक्स में सिर्फ होता है डिपॉजिट, इसमें लोन नहीं होता। अब लोन नहीं बैंक प्रोवाइड करेगा तो बैंक को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो पेमेंट बैंक वर्क करते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस की तरह। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है, आपने कोई भी पेमेंट बैंक की अगर बात करें, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक की आप बात करो, उसमें आप डिपॉजिट करते हो, आपके जो भी वॉलेट या फिर अकाउंट में पासबुक रहता है, आप उसमें पैसे देख सकते हो कि आपका इतने रुपीज़ डिपॉजिट है। उसमें FD का भी ऑप्शन लेकिन रहता है, क्या आपको ये बात पता है? तो ये जो FD होती है ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं करेगा, ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक इंडसइंड बैंक से टाई अप है, ठीक है। तो जो आपकी FD होगी वो इंडसइंड बैंक में होगी। इंडसइंड बैंक एक अच्छा खासा अमाउंट फिर पेटीएम बैंक को कस्टमर्स के लिए पे करता है। तो ये इनका आपस में टाई अप है बिजनेस के लिए, जैसे जियो ने SBI के साथ टाई अप कर रखा है। तो जियो अब कस्टमर्स प्रोवाइड करेगा SBI को, SBI उसके रिस्पेक्ट पे अच्छा खासा अमाउंट जियो पेमेंट बैंक को पे करता है। तो ये होता है वर्किंग एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस। देन बात की जाए प्रमोटर शेयर्स की, तो ये सेम रहेगा एज इट इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह। ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप सेम थिंग ही रहेगी। 40% प्रमोटर शेयर रहना चाहिए फॉर इनिशियल 5 ईयर्स, देन नेक्स्ट 5 ईयर्स में 30% प्रमोटर शेयर होना चाहिए, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स जो प्रमोटर शेयर रहेगा एटलीस्ट 26% तो होना ही चाहिए, देन नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो प्रमोटर शेयर रहेगा वो 15% रहेगा, ओके। देन जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में था कि आपको एटलीस्ट 25% ब्रांचेस पहले 3 साल में, जब भी आप बैंक इस्टेब्लिश कर रहे हो तो पहले 3 साल में आपको अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में बनानी है। उसी तरह आपको अपने पेमेंट बैंक्स में भी करना है, ठीक है।
देन इसमें एक तरह और है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पेमेंट बैंक्स रहते हैं ये लोन तो देते नहीं हैं, राइट। तो अब इनको प्रॉफिट कहाँ से होता है? तो एक तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस की तरह काम करते हैं दूसरे बैंक्स के लिए, प्लस साथ में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। चलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आपने किसान विकास पत्र के बारे में सुना है? किसान विकास सर्टिफिकेट जो भी होता है, ठीक है। तो क्या रहता है, वो एक पेपर की तरह रहता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट आपको पे करती है एक कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जो भी पेमेंट बैंक का जो भी डेली डिपॉजिट रहेगा उसका 75% पेमेंट बैंक को मेंटेन करना रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ओके। देन इनको भी इनिशियल जो लाइसेंस रहता है 18 मंथ्स का ही मिलता है। उसके बाद अगर ये सारे आरबीआई के रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो इनका परमानेंट लाइसेंस हो जाता है। देन बात की जाए फर्स्ट पेमेंट बैंक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक था जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। देन अगर बात की जाए पेमेंट बैंक, या पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। कंडीशन ये है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स हो जो भी पेमेंट बैंक है उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये इनिशियल कंडीशंस थी जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। चलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसके लिए मैंने नया पेज ले लिया है। एक तरफ मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक मेंशन कर रही हूँ, एक साइड में पेमेंट बैंक, ओके। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इन दोनों का कंसेप्ट आया 2014 में। इसके लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कमेटी बनाई गई उसका नेम है उषा विराट कमेटी, एंड पेमेंट बैंक के लिए नचिकेत मोर, पेमेंट मांगे मोर, आपको लर्न होगा। मोर कमेटी। देन जो इनिशियल कैपिटल चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए वो चाहिए 300 करोड़, प्लस इसमें आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। कितने इयर्स का वो आप बताइए? यस, 10 इयर्स का एनबीएफसीज में एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें आपको पेमेंट बैंक के लिए इनिशियल कैपिटल आपकी चाहिए 100 करोड़, प्लस इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि आपका कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है उसको विदिन 8 ईयर्स खुद को रजिस्टर करना रहता है शेयर मार्केट में, ओके। देन एफडीआई की लिमिट होती है 74%। स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट बैंक में एफडीआई लिमिट होती है 74%, ये दोनों सेम है। देन इनिशियल लाइसेंस मिलता है, इनिशियली आपको 18 मंथ्स का लाइसेंस मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इनमें भी आपको पेमेंट बैंक में भी इसमें आपको 18 मंथ्स का लाइसेंस मिलता है। सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बनाया गया था जालंधर में। और अभी अगर बात की जाए, सबसे पहला पेमेंट बैंक था, पेमेंट बैंक है इवन एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि बनाया गया आपका दिल्ली में। एट प्रेजेंट आपके 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है टोटल, एंड 6 आपके पेमेंट बैंक हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका डिपॉजिट भी हो जाता है, प्लस ये आपका लोन भी देता है। इसमें सिर्फ आपका डिपॉजिट होता है, वो भी डिमांड डिपॉजिट,
इसमें होता है डिमांड और टर्म दोनों। इसमें डिपॉजिट होता है ओनली डिमांड, लोन आपको नहीं देता है, ठीक है। और इसमें डिमांड की भी मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख। अब लोन नहीं देता है तो इसमें आपको कुछ भी फैसिलिटीज़ जैसे FD RD ये सब भी नहीं मिलती हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ATM तो आपको दोनों में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी रिवाइज करा दी हैं। साथ में इनिशियल जो 3 इयर्स रहते हैं, फर्स्ट 3 इयर्स में जो भी आप ओपन कर रहे हो बैंक्स, उसका 25% आपको रूरल एरियाज़ में बनाना पड़ता है। इसमें भी सेम 25% इन रूरल एरियाज़। इसमें तो आपको लोन मिलता ही नहीं है, तो बाकी लोन का सिर्फ इसमें ही सीन था, जिसमें 50% आपको डिवाइड करना रहता है। 50% में से भी मैक्सिमम आप 25 लाख ही दे सकते हो एक इंडिविजुअल को, प्लस जो रेस्ट 50% रहता है उसमें आप 10% पर बोरोवर प्लस 15% आप पर ग्रुप बोरोवर को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट समरी आपको दे दिया है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स में भी आपको दे दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी जो कि कंप्लीट आपको सारी डिटेल्स बताएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह हैं जो कि कोई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आपके शेयर करने से किसी एक बच्चे को भी प्रॉफिट होता है कि जिनको इस वीडियो की नीड है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी है ना। ऑब्वियसली शेयर करने में आपके पैसे तो लग नहीं रहे हैं, किसी भी एक बच्चे का अगर भला हो रहा है तो उसमें आपका क्या बुरा हो रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप उनको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जिससे मैं उन पर वर्क कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल अपलोड करूँगी बहुत जल्द। तो तब तक आप इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक आप पूरा वीडियो देखें, अपने नोट्स भी बनाएं, और साथ में मैं आपको आज से एक होमवर्क भी दे दूँगी। हर वीडियो के बाद मैं आपको होमवर्क दूँगी, तो आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फ्रेश पेज में। आपको अभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो आपको सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हैं उनके नेम और हेडक्वार्टर ये आपको मेंशन करना है मेरे कमेंट बॉक्स पे। और इसी तरह सारी जो भी पेमेंट बैंक हैं उनके नेम, हेडक्वार्टर और टैगलाइन, इनकी भी टैगलाइन, ये आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। इन केस आपको कमेंट नहीं करना है तो आप अपना सेपरेट नोट्स में ज़रूर बना के रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।